देखो आज डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग सेल के बारे में, ठीक है। सेल क्या होती है और फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आज हम बेसिक कंसेप्ट अबाउट द सेल क्या हो सकता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले बच्चों जान लेते हैं बेसिक कंसेप्ट अबाउट द सेल। तो ये सेल का टॉपिक जो है आप केमिस्ट्री में बड़े अच्छे से पढ़ते हो। सेल का ये सेल का सिंबल होता है बच्चों, दिस इज द सिंबल फॉर द सेल। ये सेल का पॉजिटिव पॉइंट, ये सेल का बच्चों नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। ये आपके पास सेल का क्या होता है, कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। दिस इज द सिंबल फॉर द सेल। ये सिंबल होता है बच्चों सेल का आपके पास, ठीक है। हाँ, सेल क्या होती है, इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट। It is a device which provide the electrical energy to all circuit element। याद रखना बच्चों, ये सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करती है, ये कोई एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट नहीं करती। सेल कभी भी एक्स्ट्रा चार्ज बच्चों जनरेट नहीं करती, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, सेल कैन नेवर प्रोड्यूस द चार्ज। It only move the charge in the circuit। सेल सिर्फ क्या करती है, चार्ज को मूव करती है इन द सर्किट। जैसे ये एक सेल है, मैंने इस सर्किट में लगा दी, तो ये सेल सिर्फ चार्ज को मूव करेगी, ये यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करेगी। आप ये कह सकते हो इट ओनली मूव द इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करती है बच्चों, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का काम करती है। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अबाउट द सेल बेटा। सेल फिर से समझिए, दिस इज द सिंबल फॉर द सेल। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बच्चों, ये नेगेटिव सेल होता है। ये जो मैंने स्मॉल आर लिखा, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये सेल का क्या होता है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इट इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट और इट ओनली मूव द चार्ज। ये सिर्फ चार्ज को मूव करती है बच्चों, एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट नहीं करती है आपके पास, सिर्फ ये चार्ज को क्या करती है बेटा, मूव करती है। समझ आ गई इतनी बात सबको। अब आगे इसके बारे में देखो, केमिस्ट्री में आप इसमें बड़ी डीपली पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा बताती हूँ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल में सेल होती क्या है बच्चों, ठीक है। नोट करिए इस पॉइंट को, ये हमने सीधा सीधा पढ़ा, कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ देखिए आगे, देखो बच्चों, आप केमिस्ट्री में सेल के बारे में डीपली नॉलेज गेन करते हैं, मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपके पास, ठीक है। हाँ, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से ये बात ध्यान होगी। देखो सेल के अंदर क्या होता है बेटा आपके पास, देखो ये आपके पास सेल होती है, ये आपने क्या डालते हो, इसको बोलते हो आप लोग इलेक्ट्रोड्स। और एक सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसे क्या बोलते हैं आप लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और ये क्या होती है बच्चों, आपके इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है बेटा, आपका इलेक्ट्रोड। तो देखिए यहाँ से
आपने पढ़ा बच्चों, एक होता है आपका H2SO4 सॉल्यूशन, और एक आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, एक होता है ZnHO4 सॉल्यूशन। आपने ये एक H2SO4 का सॉल्यूशन ले लिया बच्चों, कंसंट्रेशन ले ली, ये क्या ले लिया आपने, एक H2SO4 की कंसंट्रेशन। सेल का काम क्या है बेटा वैसे, इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल का काम क्या है बेटा कि ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सेल का काम है कि ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अब देखो ये जो आपके पास क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में आप लोग, ये है H2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, इसी तरह Zn पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव बच्चों। इस तरह की बात आप डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। या आयंस, आयंस कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव करते हैं, एटम से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो क्या बनाते हैं बच्चों, आपके आयंस बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी जो एनर्जी है वो बच्चों मान लिया -15 है, और इसकी जो एनर्जी है वो बच्चों -20 है मान लिया। तो किसकी एनर्जी ज्यादा है बच्चों, SO4 की एनर्जी, H2SO4 की एनर्जी क्या है आपकी, ज्यादा है। देखो यहाँ से इसको रिमूव करने में आपको एनर्जी चाहिए कम, क्योंकि रिमूव करने के लिए उस एटम की एनर्जी 0 हो जानी चाहिए वहां पे। तो 0 करने के लिए मैं इसमें +15 ऐड करूंगी तो 0 हो जाएगी, इसमें +20 ऐड करूंगी जब ये 0 बनेगी। तो एनर्जी किसकी ज्यादा एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी बच्चों, इस सिचुएशन में एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जो आपके पास ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये हुआ ना ZnSO4, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा स्टेबल हुआ बच्चों। जिसके पास कम एनर्जी है वो तो इजीली रिमूव हो जाएगा, वो कम स्टेबल होगा आपके पास। जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, और जिसके पास एनर्जी कम है वो क्या आपका कम स्टेबल है। तो फॉर स्टेबिलिटी एवरीबॉडी वांट्स द स्टेबिलिटी, नेचर का एक रूल है बच्चों कि एवरीबॉडी वांट्स द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो जिंक है ये किससे मिलना चाहता है, ये बना आपका यहाँ पे H2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। ये जिंक SO4 से मिलना चाहता है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्ट तो इससे नहीं बनता, तो जिंक को क्या बनाना पड़ता है बच्चों, आयंस बनाने पड़ेंगे। जिंक को क्या बनाने पड़ेंगे बेटा, आयंस बनाने पड़ेंगे। तो जिंक एटम से आयंस कैसे बनेंगे बच्चों, कि जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए। अब देखो जैसे ही हम इस जिंक रोड को इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो बुक में लिखा मिलेगा व्हेन अ जिंक रोड इज डिप्ड इनटू H2SO4 सॉल्यूशन। देखो बुक में क्या लैंग्वेज मिलेगी, बुक में लैंग्वेज मिलेगी व्हेन अ जिंक रोड डिप्ड इनटू H2SO4 सॉल्यूशन इट लोवर्ड इट्स पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, लोअर। बुक में क्या लिखा मिलेगा कि जब जिंक की रोड को H2SO4 में डालेंगे तो इसका पोटेंशियल लोअर हो जाएगा। कैसे, देखिए जिंक जो है बच्चों SO4 से मिलना चाहता है, जिंक किससे मिलना चाहेगा, SO4 से, फॉर स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेज देगा, ये कहेगा तुम जाओ बाहर निकलो, ये क्या कहेगा कि जाओ तुम यहाँ से बाहर निकलो। ठीक है, तो ये बाहर, इसको बाहर भेजना चाहता है, इसने इसको पुश कर दिया अपनी एनर्जी से बाहर की साइड में। जिंक ने इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके बाहर की साइड में धकेल दिया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहते हैं बेचारे, कोई किसी को धक्का मारेगा, कोई मेहमान आ गया घर में और कोई परेशान हो रहा है तो उनका धक्का मार रहे हैं, और वो मेहमान जाना तो चाहता है, बारिश आगे बाहर, घर के बाहर पानी खड़ा है, लेकिन वो जाए कैसे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहता है बच्चों, क्योंकि जिंक इसको निकालना चाहता है, क्योंकि जिंक यहाँ इस SO4 के साथ स्टेबिलिटी महसूस करता है। जिंक जो है SO4 के साथ ज्यादा अच्छा फील करता है। तो ये जिंक क्या होगा, कब जाएगा बच्चों यहाँ से बाहर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे कब, जब इन इलेक्ट्रॉन को कोई पाथ मिले, कोई रास्ता मिले। मेहमान को कोई धक्के मारेगा तो जाना तो वो चाह रहा है, दुखी हो गया इनडायरेक्टली, लेकिन वो बेचारा जाएगा तब जब बाहर का पानी सूखे, उसको रास्ता मिले। तो ये आपने क्या करा, एक पाथ लिया, एक बल्ब लिया
और ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये रास्ता मिल गया, ये आपने एक कॉपर की रोड ले ली, कंडक्टिंग रोड, कोई भी कंडक्टिंग रोड। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, इस कॉपर, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिलेगा। अब देखो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो ये SO4 मिलना चाहेगा इस पॉजिटिव चार्ज से। ये SO4 जो है वो किससे मिलना चाहेगा बच्चों, SO4 से मिलना चाहेगा। Zn पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, ये मिलके क्या बनाएगा बच्चों, ZnSO4 मिलाएगा। ये मिलकर क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा। और ये H2SO4 जब टूटा तो ये ऐसे टूटा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव बच्चों, 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 नेगेटिव बेटा। हाँ, तो पहले ये इक्वेशन बनेगी, फिर ये बनेगी बच्चों, और फिर ये बनेगी नंबर 3 पर। अब देखो, फिर से देखो, अब यहाँ से ध्यान से देखना, मैं रेड पेन से लिखती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये क्या है बच्चों, आपके पास यहाँ से 2H पॉजिटिव, और ये है बेटा आपके पास SO4 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इस ये SO4 H2 के साथ स्टेबल नहीं है, ये इस Zn के साथ स्टेबल है, हाईली स्टेबल मेटल है ये। तो ये क्या करेगा, ये SO4 इस नेगेटिव के पास जाएगा इधर, ये SO4। अब देखो ये नेगेटिव इधर जा रहा है तो यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है सॉल्यूशन में, ये नेगेटिव इधर मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव में हो रहा है रिपल्सन, तो ये H पॉजिटिव यहाँ इस कॉपर के साथ चिपक जाएगा। ये H पॉजिटिव किस पे आ जाएगा बेटा, कॉपर के पास आ जाएगा। तो देखो इस कॉपर के पास आया पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करके इधर आया। इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को आगे पॉजिटिव रास्ता दिखाई देगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ ये पॉजिटिव मिला, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ आया बेटा, और यहाँ क्या जा रहा है, SO4 नेगेटिव। तो देखो यहाँ से देखो, इधर ध्यान से देखो, यहाँ से SO4 नेगेटिव मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं बच्चों, और इधर से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे। तो इलेक्ट्रॉन बेटा सिर्फ बाहर ही मूव नहीं करते, पूरे सर्किट में मूव करते हैं। आप इस बात को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इस पोटेंशियल को बोलते हैं बच्चों लोअर पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल को बोलते हैं बच्चों हायर पोटेंशियल। तो देखो सर्किट में कहते हो कि करंट ऐसे जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव एंड के ऊपर, अंदर सेल के आपके पास, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से देखो, इस सेल ने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पूरे सेल के अंदर घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा अब पूरी सेल के अंदर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तब इस सर्किट में क्या बन रहा है बच्चों, करंट बन रहा है। और ये एनर्जी किसने दी इस इलेक्ट्रॉन को, इस सेल ने दी। किसने दी बेटा, इसे सेल ने दी। तो ये आपका बना ये इस तरीके से सेल क्या करती है बच्चों, वर्क करती है। देखो केमिस्ट्री वाले टीचर और ज्यादा बेटर तरीके से समझाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं केमिस्ट्री की टीचर नहीं हूँ, मैं फिजिक्स की टीचर हूँ, तो सर मैं इतना अच्छा ना पढ़ा पा रही हूँ, लेकिन आपकी फिजिक्स में ये इसी तरीके से यूज होता है। फिर से बता देती हूँ मैं आपको कि ये आपके पास एक जिंक रोड है, जिंक स्टेबिलिटी महसूस करता है SO4 के साथ। तो SO4 जिंक से मिलना चाहता है, वो H2 से अलग होना चाहता है, वो H2 को पसंद नहीं करता, हाइड्रोजन गैस को पसंद नहीं करता। तो क्या होगा कि आपके पास ये जिंक, लेकिन जिंक SO4 से मिलना चाहता है, वो कब मिलेगा बच्चों, जब जिंक पॉजिटिव आयंस बनाएगा। वो पॉजिटिव आयन कब बनाएगा बच्चों, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा। और वो इलेक्ट्रॉन को मूव कब करेगा बेटा, जैसे ही इस जिंक की रोड को इस सॉल्यूशन में डालेंगे। तो बुक में लिखा रहता है when zinc rod is dipped to the H2SO4 solution, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, it lower its potential, it's lower its potential, इसीलिए इसके पोटेंशियल को यहाँ पे नेगेटिव लिखा रहता है, ठीक है। इसी तरह when copper rod dipped into the solution, it higher its potential, इसलिए इसके पोटेंशियल पे लिखा रहता है बच्चों V पॉजिटिव लिखा रहता है यहाँ। इसका मतलब हुआ कैसे, जैसे ही जिंक रोड को तुमने इसके अंदर डाला तो ये जिंक कहेगी, आप ये जिंक जो है SO4 से मिलना चाहती है। अब ये डायरेक्ट तो नहीं मिल सकती, इसलिए इसको आयन बनाना होता है। आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन से कहते हैं कि तुम बाहर जाओ। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी से पुश करती है, इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहर जाना चाहता है, लेकिन
कभी पाथ नहीं है। फिर हमने उसको पाथ दिया, रास्ता दिया, एक बल्ब लगा दिया बीच में यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कंडक्टर के थ्रू मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस जिंक रॉड पे। जिंक रॉड पे कैसा चार्ज एक्वायर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। 1 सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, सही हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है। हाँ तो अब देखो यहाँ Zn पॉजिटिव क्रिएट हो गया। Zn से क्या बन गया बेटा, ये Zn पॉजिटिव। अब ये Zn पॉजिटिव ये नेगेटिव है, सॉल्यूशन में SO4 नेगेटिव आयंस है, तो ये ZnSO4 से मिल जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से ZnSO4 बनाएगा। ठीक है। हाँ अब देखो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, देखो SO4 नेगेटिव है, ये SO4 नेगेटिव, देखो ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, SO4 नेगेटिव इधर मूव करता जा रहा है, तो एक्चुअल में तो बेटा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, ये नेगेटिव मतलब बेटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज कॉपर रॉड से किधर जा रहा है, जिंक रॉड के ऊपर जा रहा है इंटरनल सर्किट में, और आउटरनल सर्किट में किधर जा रहा है, जिंक से कॉपर में जा रहा है। तो एक पूरी साइकिल का रोटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ऐसे इलेक्ट्रॉन का पूरी साइकिल के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव आउटर सेल में, तो हम कहते हैं कि करंट किधर से किधर जाएगा बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। बुक में इस बात को लिख देता है कि जिंक रॉड को जब सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो अपने पोटेंशियल को लोअर कर देगा, और कॉपर अपने पोटेंशियल को हायर, इसलिए इसको भी पॉजिटिव कहा, इसको भी नेगेटिव। दो टर्मिनल के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना बच्चों स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना बेटा क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपकी सेल क्या करती है बच्चों, काम करती है। इस तरीके से आपकी सेल क्या करती है बेटा, काम करती है। आई बात समझ में, बताइए मेरी बात इतनी, कुछ समझ आया या रिपीट करो इस पॉइंट को। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द सेल। हालांकि आप केमिस्ट्री में ज्यादा डीपली पढ़ते हैं। एक बार रिस्पॉन्स करिए बेटा, बताइए सारे बच्चे, आया या फिर से रिपीट करूं एक बार। रिस्पॉन्स करिए फटाफट जल्दी से सारे बच्चे, सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करिए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा फटाफट जल्दी से, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, बताइए। अरे रिस्पॉन्स दीजिए, मैसेज करिए बेटा, मैसेज क्यों नहीं आ रहा। 1 सेकेंड, 1 मिनट में चेक करती हूँ। ओके ओके ठीक है, ओके ओके वेरी गुड, ठीक है। हाँ अब आगे देखिए बेटा, यस आगे देखो, हाँ क्लियर। अब आगे देखो, ये सेल का बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अभी जो मैंने आपको करवाया ना, ये सेल का आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कि सेल कैसे काम करती है। हालांकि केमिस्ट्री में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं इस बात को, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे, हाँ बेटा वो मेरे पास मैसेज थोड़ा चेंज हो रहा था इसलिए मैंने आप सही कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो हमने बात करी बच्चों सेल, तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहोगे, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन सर्किट में ऐसे मूव करता है, लोअर हायर पोटेंशियल से हायर, और करंट कैसे फ्लो करता है, हायर से लोअर, जब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड लगा देते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर होता है आपका सारी प्रोसेस, ठीक है। ये सारी प्रोसेस किसके अंदर होती है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है। अब देखो जब बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस सेल का देखो, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन भी हो रहा है, यहाँ पे आयन पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी इस बल्ब के अंदर भी कोलिजन करेगा। तो हर एक सेल का एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। एवरी सेल हैव इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस,
इंटरनल रेजिस्टेंस। हर एक सेल का एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसको स्मॉल आर से लिखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल यूज करते हैं बच्चों स्मॉल आर, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या करते हैं बच्चों स्मॉल आर, ठीक है। हाँ, सबसे पहला पॉइंट है इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के। सी क्या है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। कंसंट्रेशन हायर द सी क्या है बच्चों कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन। हाँ, इसमें लिखेंगे बेटा हायर द पोटेंशियल, हायर द कंसंट्रेशन, higher will be the resistance, मतलब अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी बच्चों उतना ही इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कोलिजन करना पड़ेगा। इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इंक्रीज होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा बच्चों ज्यादा कोलिजन करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों इंक्रीज हो जाएगा, उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। डी क्या बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। हाँ, तो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड से। अगर आप डिस्टेंस बिटवीन ये इलेक्ट्रोड्स की जो डिस्टेंस है ये आप अगर इंक्रीज कर दोगे, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों इंक्रीज हो जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए पॉइंट्स, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए। ए क्या है बच्चों कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ए क्या है बच्चों कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। अगर आपके पास एरिया इंक्रीज कर दोगे बच्चों तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों डिक्रीज। इलेक्ट्रोड्स का कॉमन एरिया जैसे ये आपके पास ये है, ये एरिया अगर आप यहाँ पे इंक्रीज कर दोगे तो देखो ज्यादा एरिया इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रॉन में कोलिजन कम होगा, कोलिजन कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों डिक्रीज हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। याद रहे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे दूर दूर।
टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन कम होगी बच्चों तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर थे जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है बच्चों। तो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता होता है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। These are some factors where the internal resistance of the cell is depend बेटा। नोट हो गया इतना। अब बात करते हैं बच्चों EMF ऑफ द सेल। अब हमारा मेन कंसेप्ट आता है। अब हमारा यहाँ से एक बेसिक नॉलेज थी आप सबके लिए, बोर्ड एग्जाम में कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस सेल का एक्सप्लेन, केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछेगा लेकिन फिजिक्स के एग्जाम में नहीं पूछेगा। दिस इज ओनली द बेसिक नॉलेज, आप सबके लिए बेसिक नॉलेज। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट बच्चों आ सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है वो कंसेप्ट आपका आ सकता है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखो नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी बच्चों और पोटेंशियल। पोटेंशियल इसकी यूनिट हमेशा क्या होगी बेटा, वोल्ट होगी। इसकी यूनिट हमेशा क्या रहेगी, वोल्ट रहेगी। तो क्या लिखोगे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल when the circuit is open, when the circuit is open। जैसे बच्चों मैंने बताया कि ये सिंबल होता है सेल का, ये हम जो अपने पूरा सर्किट ये पढ़ते हो ना आप ऐसे, ये पूरा इस पूरे सर्किट को एक इस तरीके से लगा देते हैं। आपके पास यहाँ पे एक लोअर पोटेंशियल था, यहाँ पे एक हायर पोटेंशियल था, तो उसके लिए एक सिंबल यूज कर लिया, ये हायर पोटेंशियल को इंडिकेट करता है, ये लोअर पोटेंशियल को। अरे कोलिजन के कारण जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करने में टाइम लगा रहा है, तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, कोलिजन। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, कोलिजन होता है। तो उसको मैंने यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया, क्योंकि ये आयंस एक दूसरे को रुकावट तो बनेंगे बेटा यहाँ पे, तो वो हर एक सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो दिस इज द सिंबल फॉर द सेल बच्चों। अब आपको यही याद रखना है, मेरे सी सेक्शन वाले प्यारे बच्चों, इतना याद रखना तुम्हें, जिसको कई बच्चों को ये रहता है सी सेक्शन में कि मैडम हमें पास होना है, तो जिनको पास होना है बेटा वो इतना जरूर याद रखना, ठीक है। बाकी बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनिए बेटा यहाँ से, और जिनको अच्छे नंबर लेने हैं वो सब कुछ पढ़े। तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। तो देखिए बेटा ये सेल है आपके पास, और ये इस सेल का एक ये सेल है, ये पूरा सिंबल मैंने सेल के लिए लगाया, ये इसकी EMF है, और ये मैंने इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R, और ये है बच्चों की आपके पास। हाँ, तो जब व्हेन की ओपन है, मैं कह दूं व्हेन की इज ओपन, की क्या है बच्चों, ओपन है, तब इस सेल की जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, EMF कहलाएगी बेटा। उस सिचुएशन में इस सेल की एनर्जी क्या कहलाएगी बच्चों, EMF कहलाएगी। जैसे मैं कहूँ आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, वो बैटरी लगी हुई है, ठीक है, जब तक आप घर के स्विच से उसको कनेक्ट नहीं करोगे, उस बैटरी को, इन्वर्टर के कनेक्शन को जब तक तुम घर में सप्लाई नहीं करोगे, सप्लाई होने से पहले उस बैटरी की जो एनर्जी है बच्चों वो कहलाएगी EMF, जब तक उसमें से कोई करंट ड्रॉन नहीं हुआ है। इस बात को ये भी कह सकते हैं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन, या ये कह दो और व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। बुक में हो सकता है ये लिखा मिले, करंट इज ए ड्रॉन, जब तक सर्किट से कोई करंट ड्रॉन नहीं हुआ, देन दिस इज कॉल्ड EMF। उसे क्या कहते हैं बच्चों, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो सुनने में लगता है ये फोर्स है, लेकिन बच्चों ये फोर्स नहीं है,
ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। अरे एनर्जी क्या होती है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल, मतलब एक यूनिट चार्ज को मूव करवाने में जो एनर्जी लगे दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल भी क्या है बच्चों? है तो एक एनर्जी ही ना आपके पास, फोर्स की यूनिट नहीं है ये, याद रखना इस बात। हाँ, तो इसकी यूनिट न्यूटन मत लिख देना कोई, इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चों? वोल्ट आएगी। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को मूव करवाने में जितना वर्क डन आपको करना पड़ता है, तो बच्चों इसकी जो एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी से भी यूनिट चार्ज को मूव करवाएगी। जो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी से तो मूव करवाएगी, उसी एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा बच्चों। तो जब सर्किट ओपन होता है उस सिचुएशन में बैटरी की जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसे क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, इसको ऐसे लिख देते हैं EMF इज इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस। देखो मान लीजिए इस एंड पे V प्लस है, इस एंड पे V माइनस है, तो EMF क्या होगी? इन दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। EMF हमेशा क्या रहेगी? इन दो एंड्स के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, हो गया। इसको बोलते हैं बच्चों EMF। मतलब जो सर्किट ओपन है उस सिचुएशन में जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, उसे क्या कहेंगे बच्चों? EMF कहेंगे। संदीप खटाना, अरे स्ट्रॉम में डूब गया या जिंदा है अभी? संदीप खटाना नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संदीप खटाना इज प्रेजेंट एयर। अरे वो स्ट्रॉम में डूब डाब गया कि रह रहा है? कुछ बह गया? जिंदा है या कहीं चला गया? ठीक है, चलिए चलिए आगे देखें। अब बात एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेसिक है, इसके बगैर आगे का लेक्चर समझ नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये समझोगे तो ही आगे वाला लेक्चर आपको समझ आएगा, अदरवाइज बच्चों समझ नहीं आएगा। गया? हाँ, आज नहीं है तो इसका मतलब भाग गया, स्ट्रॉम में डूब गया वो बेचारा। अब बात करते हैं बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द सेल। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल of the cell when current is drawn from the circuit, या मैं ये कह दूं when key is closed, उसको बच्चों V से लिख देते हैं इसका। हाँ, तो सर्किट में से करंट ड्रॉन होगा उस सिचुएशन में आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो ये यहां से, ये आपने एक, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये EMF, ये पॉइंट बच्चों A, ये पॉइंट बच्चों B, ठीक है। हाँ, तो जैसे आप इस की को क्लोज करोगे तो देखो इस रेजिस्टेंस में से और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जैसे आप इस की को क्लोज करोगे तो कुछ पोटेंशियल बच्चों यहाँ पे ड्रॉप होगा आपके पास। उस सिचुएशन में इन दो पॉइंट्स के बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं बच्चों आपके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसे क्या कहेंगे बेटा आप लोग? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस चीज को ऐसे भी दिखा सकते हो चाहो तो, ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस एंड में पोटेंशियल VA है, इस एंड में पोटेंशियल VB। वैसे भी देखो, जब अगर मान ले यहाँ से कोई एक्स्ट्रा बैटरी लगाओगे तो यहाँ VA है तो यहाँ भी VA होगा, यहाँ VB है तो यहाँ भी क्या रहेगा VB। पैरेलल में है तो
ये दोनों आपस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। सर्किट का नजरिया बदल दिया। देखो ये बात ये इसके पैरेलल ही तो है बेटा, ये पूरा सर्किट। हाँ तो ये ऐसे कनेक्टिंग वायर है सीधी सीधी। तो जैसा कि मैंने कल किरचॉफ्स लॉ, मैं तो दोनों तरीके समझाऊंगी, मैं ऐसे भी समझाऊंगी, मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगी। देखो जैसा कि तुमने कल पढ़ा था कि किरचॉफ्स लॉ लगा दे, ये करंट आई फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ है। तो VA माइनस का E, करंट ऐसे आ रहा है माइनस का IR बराबर VB। तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों VA माइनस VB बराबर E प्लस IR। ठीक है, ये बना बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बराबर E प्लस IR। इसको मैं थोड़ी देर समझने के लिए V लिख लेती हूँ बार बार। ठीक है, हाँ तो V बराबर E प्लस का IR। तो E किसके बराबर हो गया बच्चों, यहाँ से आपके पास ये यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये जो सेल है आपके पास E बराबर V माइनस का IR हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये V बराबर माइनस का IR। ठीक है, ये जो केस आया ना, ये आपका चार्जिंग का केस आ गया। देखो एक बात ध्यान देना, यहाँ पे ये जो केस आया ना, ये आपका चार्जिंग का केस आ गया यहाँ पे। हाँ मैं एक बार करती हूँ, एक बार इसको नोट कर लो। एक बार मैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग बताती हूँ, पहले इसको हटा दूं मैं एक बार। देखो कैसे आई, कुछ बच्चे अभी सोच रहे होंगे हाँ बेटा बिल्कुल वही बता रही हूँ जो आप सोच रहे होंगे। V की वैल्यू पहले ये लिखी मिलेगी E माइनस का IR। V की वैल्यू क्या लिखी मिलेगी आपकी, E माइनस का IR लिखी मिलेगी आपके पास। ठीक है, हाँ तो देखो ये आपके पास एक सेल है, अरे देखो कोई नहीं, एक ही बात है। ये टर्मिनल है आपका A, ये टर्मिनल है B बच्चों। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये R है। हाँ तो देखो मैं यहां से चलना शुरू करती हूँ। तो ये आया VB, ये I करंट फ्लो कर रहा है, तो माइनस का IR प्लस का E बराबर VA आ गया। तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों VB माइनस का VA बराबर E माइनस का IR। ये बना आपका डेल्टा V बराबर E माइनस का IR। इसको मैं V लिख लूं थोड़ी देर के लिए, E माइनस का IR। ये केस है बच्चों डिस्चार्जिंग का। ये केस कब है, डिस्चार्जिंग का, ये मैं थोड़ा आगे डिटेल में बताऊंगी। और ये केस होगा बच्चों अगर बीच में प्लस आ गया तो ये केस होता है बच्चों चार्जिंग का। ये मैं बताऊंगी, थोड़ी देर वेट करो, अभी के लिए इतना याद रखो। बीच में प्लस आ गया तो ये केस चार्जिंग का है, बैटरी का, बैटरी चार्ज हो रही है। और ये केस आ गया बीच में माइनस, तो इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। हाँ पर हम बेसिकली इसको लेके चलेंगे, ये एक स्पेशल केस में आ जाता है हमारे पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर दोनों कंसेप्ट एक साथ याद होने चाहिए आपको। हो गया, हाँ नोट करिए एक बार जल्दी से। आ गया इतना सबको। अब देखो आगे, हटा दूं मैं इसको। अब देखो जैसा कि तुम और सिंपल तरीके से समझ सकते हो वैसे समझाती हूँ। मैंने जैसे तुम्हारी बुक में भी दे रखा है, अब तुम्हारा बुक का मेथड देख लो। जैसे ही हम इस की को क्लोज करेंगे सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये R है बच्चों, ये स्मॉल R है, ये EMF है। सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है बच्चों, सर्किट में करंट है I फ्लो कर रहा है। किरचॉफ्स लॉ लगा दो, कहीं से भी चल लो, A B C D ऐसे लिख लो, A B C D। ठीक है, कहीं से चल लो, इस लूप में तुम ऐसे घूम लो। तो VP से चल रहे हो, यहाँ से चल रहे हो, तो करंट भी ऐसे ही है बच्चों, ये भी ऐसे ही है। तो ये आया माइनस का IR, ये प्लस का E, और ये ऐसे जा रहे हो करंट भी, तो ये माइनस का बच्चों IR बराबर 0। तो E बराबर हो गया बच्चों IR प्लस में IR। ये V बराबर IR है ना, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुई, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ करंट खाया बच्चों उसने। ठीक है, इसको V से लिखते हैं, तो ये बना बच्चों VE बराबर IR प्लस में V।
तो V बराबर आ गया बच्चों E माइनस का IR। तो देखो वही केस आ गया। अब वो आप कैसे भी लगाओ, आपको सर्किट में ये ध्यान होना चाहिए, अगर सेल का ये रेजिस्टेंस हट जाएगा, मतलब सेल कोई एनर्जी नहीं खा रहा, सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस IR को हटा दो तो V बराबर ही हो जाएगा बच्चों। मान लो सेल के अक्रॉस कोई एनर्जी ड्रॉप नहीं हो रही, देखो ये बैटरी है और ये आपके पास सेल है, ये R है। मान लो सेल का अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कि सेल के अक्रॉस कोई एनर्जी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रही, सेल कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं कर रही, सारी की सारी एनर्जी इस रजिस्टर के अक्रॉस यूज हो रही है, तो R बराबर हो जाएगा उस सिचुएशन में बच्चों 0। तो उस सिचुएशन में कह सकते हैं V बराबर E हो जाएगा। उस सिचुएशन में कह सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा ईएमएफ ऑफ द सेल की, मतलब कि सेल की जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी इस बल्ब ने जलने में लगा दी। R मतलब कोई भी बल्ब हो सकता है बच्चों, कुछ भी हो सकता है, जितनी भी एनर्जी थी इस बैटरी की सारी इस बल्ब के अंदर खा ली, इस बल्ब ने यूज कर ली, बल्ब के ग्लो होने में यूज होती रही आपके पास। ठीक है, दिस इज द केस फॉर डिस्चार्जिंग, दिस इज द केस फॉर डिस्चार्जिंग। और यहाँ प्लस आ गया बच्चों तो वो केस बन जाएगा चार्जिंग का, वो केस किसका बन जाएगा बच्चों, चार्जिंग का केस बन जाएगा। हाँ, वो चार्जिंग का केस कैसे बनेगा, देखो सर्किट कैसे चेंज हो जाएगा। अब देखो बैटरी के अंदर करंट जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, बैटरी के अंदर करंट कैसे जा रहा है बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव, और आउटर सर्किट में कैसे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। जब डिस्चार्जिंग का केस होगा, जब चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग का केस है, ये केस किसका है बच्चों, डिस्चार्जिंग का। हाँ, लेकिन जब चार्जिंग का केस होगा, जब आपका चार्जिंग का केस होगा तो क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। अब आपका ये याद रखना, निकाल के देख लो करंट कैसे जा रहा है, अब अंदर जा रहा है, बैटरी के अंदर करंट कैसे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो यहां से, अब बैटरी में करंट जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये चार्जिंग का केस है। अब मैं निकालती हूँ, देखो निकाल के देख लो, लगा लो ईएमएफ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ लगा लीजिए आप, घूम लो ऐसे घूम लो, ये ईएमएफ इधर से इधर चले तो ये माइनस का ई, करंट भी ऐसे ही है तो ये माइनस का IR, और आप भी ऐसे आ रहे, ये भी माइनस का IR। ठीक है, कुछ गलती कर ली क्या, आप ऐसे घूम रहे हो ना बैटरी के अंदर। हाँ, तो ये करंट आपका ऐसे आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये माइनस का ई, अब करंट का फ्लो भी ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही है आपके पास IR, तो ये माइनस का IR, ये भी माइनस का IR बराबर 0, ये आया माइनस का ई बराबर IR प्लस में IR। तो ये मैप आ गया बच्चों यहाँ से आपके पास I कॉमन, ये बना IR प्लस में V, तो V बन जाएगा, देखो यहाँ से, हाँ एक मिनट यहाँ से इधर इसको देखिए, ये बन जाएगा आपके पास यहाँ से V बराबर, V को इधर ले आओ, माइनस का V बराबर, माइनस के V को इधर ले जाओ, तो ये बना IR प्लस का E, तो V बराबर हो गया आपके पास E प्लस में IR। ये नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन किसको बता रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब कि अब करंट उल्टा जाएगा, और पहले करंट ऐसे जा रहा था, पहले करंट आपका ऐसे जा रहा था। हाँ, क्लियर हो गया आपके पास ये। तो जब चार्जिंग हो, ये याद रख लेना, देखो ये याद रखना बस, देखो ये चीज फिर से बताती हूँ, अगर करंट ऐसे जा रहा है बैटरी के अंदर तो ये डिस्चार्जिंग का केस है, ये डिस्चार्जिंग का केस है, न्यूमेरिकल के लिए याद रख लो। अगर करंट उल्टा जा रहा है बच्चों, ऐसे जा रहा है, तो ये चार्जिंग का केस है। ये किसका केस होगा बच्चों, चार्जिंग का केस हो जाएगा। क्लियर हो गया, बताइए इतनी बात, नोट करिए जल्दी से। हाँ, आगे देखो, अब फटाफट
लेक्चर कंप्लीट करूंगी, ठीक है ना। तो फिर 10-5 मिनट का रह जाएगा, फिर अगला पूरा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ हाँ, तो आपके पास क्या है बच्चों, v बराबर e माइनस का आई आर। तो e को लिख सकती हूँ मैं v प्लस का आई आर, v को लिख सकती हूँ बच्चों मैं आई आर। e क्या है देखो यहाँ पे, e क्या है ईएमएफ, और v क्या है बच्चों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाँ, ईएमएफ कब होता है, जब कोई सर्किट ओपन होता है, जब सर्किट क्लोज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। जब सर्किट में से कुछ करंट ड्रॉ हो गया, यहाँ पे सर्किट में से कोई करंट ड्रॉ बच्चों यहाँ पे नहीं हुआ, तो मैं लिख सकती हूँ बच्चों आई आर प्लस में आई आर, ये आ गया बेटा आई कॉमन आर प्लस में आर। तो आई को लिख सकती हूँ बेटा मैं ई अपॉन में आर प्लस में आर। आई का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, ईएमएफ अपॉन में आर प्लस में आर बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया। अब देखो एक दूसरा फॉर्मूला हो रहेगा यहाँ से आपका। हाँ, एक सेकंड फॉर्मूला देखिए यहाँ से, यहाँ पे देखो, यहाँ इधर से देखो, ये मैं इसको लिख सकती हूँ ई बराबर आई आर प्लस में आई आर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ई माइनस का आई आर बराबर आई आर। तो आई आर बराबर ई माइनस का, इसको वी लिख सकते हो ना, अरे इसको वी लिख सकते हो, तो मैं ये लिख दूँ इसको वी, ई माइनस का वी। तो आर बराबर ई माइनस का वी बाई आई। अब आई को लिख सकते हो बच्चों वी बाई आर, तो आर बराबर हो गया ई माइनस वी बाई वी बाई आर। तो ये फॉर्मूला आ गया फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। ये आ जाएगा बच्चों फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला किसके लिए आ जाएगा बच्चों, फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जब आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता हो। हाँ, अब देखिए, अब जो केस बताने जा रही हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लो, जब तक मैं इनके डाल लेती हूँ एक बार। अभी जो केस पढ़ाने जा रही हूँ वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। हाँ, नोट करिए जल्दी से। हो गया। अब देखिए, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर एंड वी एंड आर, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, वी एंड आर। देखो ईएमएफ जो है ना बच्चों, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। देखो ईएमएफ, ये बैटरी की एनर्जी है, देखो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया आपने, तो देखो इस बैटरी की एनर्जी से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसकी वो बात अलग है, इसके अलग, इसके अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो सकता है। ये इसकी वैल्यू 20 ओम है तो अलग एनर्जी खाएगा, 40 ओम है तो अलग एनर्जी खाएगा। लेकिन बच्चों इस रेजिस्टेंस के कारण ये जो ईएमएफ की एनर्जी है, देखो तुम्हारी बैटरी की, जो बैटरी जो इन्वर्टर से लगी है उसकी एनर्जी जो है वही रहेगी बच्चों। उसकी एनर्जी 100 जूल है तो 100 जूल ही रहेगी। अब तुम उससे फ्रिज को कनेक्ट करो, चाहे तुम कूलर को कनेक्ट करो, चाहे तुम फैन को कनेक्ट करो, बैटरी तो उतनी एनर्जी बेचेगी ना। भाई फैन चलाओगे तो 10 मिनट चल जाए, कूलर चलाओगे 5 मिनट चलेगा, फ्रिज चलाओगे वो 1 ही मिनट चलेगा। तो बैटरी की एनर्जी तो 100 ही जूल है ना।
तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल जो भी पैरामीटर आप लगा रहे हो उसके कारण ईएमएफ ऑफ द सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू आर, उसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से होता है। हाँ, और जब आपके पास V बराबर एक सिचुएशन होती है जब R बराबर R हो जाएगा, जैसे I बराबर है E बाई R प्लस R की, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा उस सिचुएशन में करंट इनिशियल का हाफ हो जाएगा। करंट इनिशियल का कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ हो जाएगा आपके पास। ठीक है, करंट इनिशियल वैल्यू का उस सिचुएशन में कितना हो जाएगा बेटा? वहां पे हाफ हो जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट? हाँ, एक मिनट बच्चों, 2 मिनट में हो जाएगा सही। आप ये भी कह सकते हो कि इस पॉइंट पे ईएमएफ इनिशियल की हाफ हो जाएगी। कब? जब R बराबर है R के। अभी बताती हूँ कैसे। हाँ, 1 मिनट, अभी 2 मिनट के लिए मेरे फोन में हो गया था ये, अब ठीक हो जाएगा 2 मिनट में। हाँ, 2 मिनट में हो जाएगा सही। आफ्टर 2 मिनट सही हो जाएगा। आफ्टर 2 मिनट सही हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे फोन में किसी का फोन आ गया था, उससे हो गया डिस्टर्बेंस। हाँ, नोट कर लिया? हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब देखिए कैसे। देखो, आपके पास रिलेशन क्या दे रखा है बच्चों? आपके पास कि V बराबर होता है आई आर के, और I की वैल्यू अभी आप लोगों ने निकाली E अपॉन में R प्लस में R। तो आप लिख सकते हो E अपॉन में R प्लस में R इंटू में R बच्चों। हाँ, सोल्व करने के लिए देख लीजिए। तो V बराबर E अपॉन में R कॉमन ले लो बच्चों नीचे से, तो 1 प्लस में R बाई R, ये ऊपर R से R बच्चों कैंसिल, तो V को आप लिख सकते हो 1 प्लस में R बाई R। V का कंसेप्ट क्या आ गया बच्चों यहाँ से आपके पास निकल के? E अपॉन में 1 प्लस में R बाई R। अब यहाँ से केस ले लो, केस नंबर फर्स्ट, यहाँ से केस लेके चलो। केस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट टाइम इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला केस, अगर R 0 हो जाए, अगर मान लिया बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 का मतलब बच्चों शॉर्ट सर्किट। अरे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब करंट मैक्सिमम होगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 का मतलब बच्चों शॉर्ट सर्किट, करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। तो यहाँ पुट करिए, तो V बराबर E अपॉन में 1 प्लस में R बाई 0। समथिंग बाई 0 बच्चों इनफाइनाइट, समथिंग R अपॉन 0, समथिंग बाई 0 क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट हो जाता है आपके पास। ठीक है, हाँ, तो ये बना E अपॉन में 1 प्लस इनफाइनाइट। E अपॉन 1 प्लस इनफाइनाइट मतलब बच्चों इनफाइनाइट, और समथिंग बाई इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों? 0। मतलब जब R 0 होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। जब आपका R 0 होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। और करंट इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? E अपॉन में R प्लस R। R 0 है बच्चों तो करंट बन गया E बाई R बन गया। करंट की वैल्यू क्या बन जाएगी इस सिचुएशन में? आपकी E बाई R बन जाएगी। ठीक है, हाँ, और V क्या बन जाएगा? देखो V को भी लिख लो, सीधा सीधा भी लिख सकते हो। अगर आप सोचो मैडम ऐसे क्यों करे, सीधा सीधा भी लिख लो। हाँ, तो E बराबर आई आर। अब देखो यहाँ से I की वैल्यू पुट कर दो, E माइनस I की वैल्यू E बाई R इंटू R, R से R कैंसिल, तब भी V 0 आ गया। अगर तुम कहो मैडम हम तो इतना ना सोल्व करें, तो यहाँ से कर लो, कोई बात नहीं, I मिल गया आपको। यहाँ से V का फॉर्मूला आपने निकाला था डिस्चार्जिंग में, E माइनस का आई आर। I की वैल्यू है बेटा आपके पास E बाई R, जब R 0 है तो आपके पास क्या आया? V की वैल्यू क्या आ गई? 0। आप चाहो ऐसे कर लो, आप चाहो ऐसे कर लो। ठीक है, हाँ,
लिखवा रही हूँ मैं आपको। अब मैं एक टेबल पे भी लिखवाऊंगी लास्ट में, इनको नोट करिए जल्दी से। हो गया, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखिए, केस 2। आपने कहा कि R बराबर हो गया R के, R बराबर R के हो गया तो E बराबर क्या हो गया बच्चों, E अपॉन में 1 प्लस में R बाई R, ये कैंसिल, तो E बाई 2। यही कहा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं एक ग्राफ बना रही थी तो मैंने यही कहा था थोड़ी देर पहले, ये V ये R, तो यहाँ पे जब R बराबर R हो जाता है तो V बराबर हो जाता है E बाई 2 के। यही तो आया, किसके बराबर हो जाता है बच्चों, ये E बाई 2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, दूसरा देख लो, V बराबर क्या होता है आपका, I क्या था, E अपॉन में R प्लस में R, तो R बराबर R, तो इसको लिख सकते हो E बाई 2R लिख सकते हो आप इसको। जब R बराबर R होगा तो आपके पास फॉर्मूला था E माइनस का आई आर, तो E माइनस आई की वैल्यू E बाई 2R इंटू आर, आर से आर कैंसिल, E माइनस E बाई 2, तो क्या आएगा बच्चों E बाई 2। देखो दोनों तरीके से करके दिखा रही हूँ मैं आपको, आप चाहो बच्चों ऐसे कर लो, आप चाहो सीधा सीधा कर लो, आई निकालो, आई की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो वही आ रहा है। अरे बोलो वही आ रहा है या नहीं आ रहा है आपके पास। अब पावर का फॉर्मूला क्या था आपके पास, आई स्केयर आर, आई की वैल्यू कितनी आई है बेटा, ई स्केयर बाई 4R का स्केयर इंटू आर हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों पावर का फॉर्मूला। हाँ, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, R बराबर R है, तो देखो एक बार मैं इधर लिख लो इसको। हाँ देखो यहां से पावर का फॉर्मूला होता है आई स्केयर आर बच्चों, आई की जगह लिख दिया ई स्केयर बाई 4R स्केयर इंटू आर, लेकिन R बराबर R है ना, तो मैं यहाँ की जगह R लिख दूं, तो ई स्केयर बाई 4R स्केयर इंटू आर, आर से आर बच्चों कैंसिल, तो ये आ गया ई स्केयर बाई 4R। ये पावर आ जाएगा कब, जब R बराबर है R के। R बराबर R मतलब बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बराबर हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के, तब हो गया सिचुएशन। नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से। देखो ये पॉइंट अभी आपको लग रहा है बहुत इजी है, लेकिन ये हर एक सिचुएशन को याद रखना, हर एक ऐसे सर्किट में ऐसे नहीं देगा क्वेश्चन, मैं बताऊंगी क्वेश्चन कैसे घुमा के देगा आपको। हाँ जल्दी नोट करिए। हाँ देखो आगे, केस नंबर 3 लिख लिया, केस 3, केस नंबर 3, जब R इंफिनिटी हो जाए, R इंफिनिटी का मतलब बच्चों ओपन सर्किट, लैंग्वेज में वो R इंफिनिटी ना लिख के वो लिख देगा ओपन सर्किट, क्या लिख देगा वो आपको, ओपन सर्किट। तो R इंफिनिटी पुट करो, E अपॉन में 1 प्लस में R बाई इंफिनिटी, समथिंग बाई इंफिनिटी बच्चों 0, तो E अपॉन 1 प्लस 0 बराबर E, मतलब V बराबर E हो जाएगा। I निकाल लो बेटा, I की वैल्यू E प्लस में R हो जाएगा। हाँ अब देखो E अपॉन में इंफिनिटी प्लस R, तो देखो इंफिनिटी प्लस R इनफाइनाइट ही होगा, और समथिंग बाई इनफाइनाइट बच्चों 0, समथिंग बाई इनफाइनाइट 0, तो I की वैल्यू 0। इस फॉर्मूले को यहाँ भी लगा लो, E माइनस का आई आर, I 0 है बच्चों, तो ये हो गया आपका V E के बराबर। तो आप चाहो कैसे भी सोल्व कर सकते हो। हाँ अब देखो जब आपका I ही 0 है तो पावर का फॉर्मूला था आई स्केयर इंटू आर, तो पावर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पावर भी क्या हो जाएगा बेटा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इन सभी बातों को एक टेबल में लिखवा देती हूँ।
देती हूँ, देखिए यहाँ से वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये सारे। अब मैं आगे सेल कॉम्बिनेशन हर जगह यूज करूंगी। टेबल बनाओ एक फटाफट याद रखने के लिए, टेबल बनाइए जल्दी से। तो सबसे पहले लिखिए वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट आई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, पावर कंज्यूम्ड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनल फॉर्मूला R, I बराबर E अपॉन में R प्लस में R, E माइनस का IR, पावर का फॉर्मूला बच्चों I स्क्वायर R। ठीक है, ये कब है बच्चों? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका R है। अब पहला केस क्या था? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका 0 हो गया तो I बराबर हो गया E बाई R के। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E बाई R के। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस का I की वैल्यू E बाई R इंटू में R, R से R बच्चों कैंसिल तो V बराबर 0, और पावर भी क्या हो जाएगी बच्चों आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। दूसरा केस था बच्चों आपका R बराबर R का, तो I बराबर हो जाएगा E बाई 2R लिखो, या फिर आप लिखो I बराबर E बाई 2R, जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो वैसे लिख देना। हाँ, जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो V बराबर E माइनस का IR, I की जगह लिख दो E बाई 2R, ये बना V बराबर E बाई 2, तो पावर बन जाएगी आपकी E स्क्वायर बाई 4R। ठीक है, तीसरा केस था बच्चों आपका R इनफाइनाइट हो गया, मतलब ओपन सर्किट। मतलब किसकी बात करोगे? ओपन सर्किट की बात करोगे। ठीक है, तो I बराबर 0, V बराबर E, और पावर भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0 के हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए पॉइंट। हाँ, इस जब आपके पास R इनफाइनाइट हो जाएगा उस सिचुएशन में कह सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है इंटरनल EMF ऑफ द सेल के, EMF ऑफ द सेल के। आ गया? हाँ, एक मिनट का पॉइंट और फिर छोड़ रही हूँ क्लास को अभी, बस 1 मिनट और। हाँ, बस 1 मिनट हो गया। अब देखिए आपके पास ग्राफ देख लीजिए बेटा V और I के बीच में, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, V एंड I ग्राफ, V एंड I ग्राफ। देखो बच्चों आपके पास क्या होती है इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c। ये एक इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास क्या है? v इज इक्वल टू e माइनस का IR। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का IR प्लस का E लिख सकते हो बच्चों। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन करूं तो स्लोप की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस का I। स्लोप की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ से m बराबर माइनस का I हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और जब इसका ग्राफ आप प्लॉट करोगे V और I के बीच में तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। करके देख लो। देखो यहाँ से अगर I 0 हो गया तो V बराबर E हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, अगर E 0 हो गया तो V बराबर I हो जाएगा यहाँ पे। तो वो आप इस ग्राफ को स्लोप को प्लॉट करके देख सकते हो। तो स्लोप बराबर है बच्चों माइनस के I के, माइनस का I। ठीक है, हाँ, अगर मैं यहाँ से कह दूं कि R 0 है तो V बराबर E हो जाएगा आपका। V बराबर किसके हो जाएगा बच्चों? E के बराबर
हो जाएगा। अगर मैं कह दूं V 0 है तो E बराबर आई आर, आई हो जाएगा बच्चों E बाई आर के बराबर। ये केस अलग हो गया और ये केस आपका एक अलग हो गया। ठीक है, हाँ एक बार क्विक रिवीजन देखिए फटाफट, कंप्लीट हो गया। एक बार फटाफट आपने क्या पढ़ा वो बता देती हूँ, थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट देखिए एक बार, आपने पढ़ा बच्चों सेल क्या होती है। सेल बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से बनती है। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर। हाँ ग्राफ, ग्राफ आपका बी और आई के बीच में ही होगा ना बेटा। ये देखो V माइनस का आई आर प्लस ई है ना बेटा। हाँ तो देखो y बराबर क्या होता है, स्लोप mx प्लस c, यही होता है। हाँ और उल्टा लिख ले, ऐसे लिख ले आर आई, तो m किसके ग्राफ माइनस आर आएगा, मैं आई लिख गई थी शायद मैं, है ना। हाँ ग्राफ हर्ष v और i के बीच में है तो स्लोप आएगा बेटा माइनस का आर, मैं ये गलत लिख गई, ये माइनस का आर आएगा स्लोप हर्ष, वेरी गुड वेरी गुड, मैं ये आई लिख गई थी शायद ना, ये आर आएगा। हाँ स्लोप आर आएगा, आर आई नहीं आएगा, देखो मैंने लिख दिया हर्ष, देखो एक बार। हाँ आर आएगा, यस यस माइनस का आर आएगा, यही लिखा है। हाँ अगर ये किसी को इस इक्वेशन में कंफ्यूजन हो तो मैंने प्लेलिस्ट +1 की जो प्लेलिस्ट है उसमें समझा रखा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनती है आपकी। हाँ ये हमेशा y एक्सिस को इंडिकेट करता है, ये x एक्सिस को। तो देखो y एक्सिस में हमारा v था और x एक्सिस में हमारे पास क्या था बच्चों, i था, और r क्या बता रहा है, स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर हो गया। हाँ तो देखो आपने क्या पढ़ा, यहां से आपने पढ़ा सेल क्या होती है। सेल आपके पास एक डिवाइस है बच्चों जो सिर्फ चार्ज को सप्लाई करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। सेल कभी भी, बैटरी जो है कभी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या चार्ज जनरेट नहीं करती बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपने रिलेशन निकाला V I माइनस आर, ये बच्चों डिस्चार्जिंग का केस होता है। ठीक है, और डिस्चार्जिंग में हमेशा बैटरी के अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। और जब आप लिखेंगे बच्चों E प्लस का आई आर तो ये चार्जिंग का केस होगा बैटरी का। और इस सिचुएशन में आप लिखेंगे बच्चों कि बैटरी में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो ये चार्जिंग का केस होगा बच्चों, और ये आपका डिस्चार्जिंग का केस होगा। फिर आपने यहाँ से एक रिलेशन निकाला I बराबर E अपॉन में R प्लस में R निकाला। ठीक है, यहाँ से आपने 3 केसेस करे। अगर R 0 है बच्चों तो वो शॉर्ट सर्किट का केस होगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में R जब 0 होगा तो I बराबर होगा E बाई आर के। I किसके बराबर हो जाएगा आपका, E बाई आर के, और V क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा अगर R इनफाइनाइट हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट का केस होगा बच्चों, शॉर्ट सर्किट, और इस सिचुएशन में V बराबर E हो जाएगा। और एक केस तीसरा पढ़ा बच्चों आप लोगों ने, और I बराबर हो जाएगा यहाँ पे E बाई 2R। जब R बराबर बच्चों R है तो I बराबर हो जाएगा आपके पास E बाई, सॉरी ये आपके पास E बाई R, 2R ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा मैंने टेबल में लिखवा दिया आपको। तो ये आपके पास, और EMF कब होती है बच्चों, बैटरी की या सेल की वो एनर्जी जब सर्किट ओपन है, जब सर्किट में से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा। मतलब आज घर में जब तुम फ्रेश बैटरी लेके आई, जब तक तुमने उसे घर के कनेक्शन में नहीं लगाया, घर के कनेक्शन में उसकी एनर्जी नहीं खाई, तब तक वो क्या, उस बैटरी की EMF है आपके पास। आपने 4 रोटियां खाई, 4 की पास तुम्हारे पास है तो वो आपकी EMF है। जब आपने उसमें खेत में काम करने में यूज कर लिया तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन गई। ठीक है, तो जब सर्किट से करंट ड्रॉ हुआ तो उसे बोला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों की यूनिट बच्चों वोल्ट ही होती है, दोनों की यूनिट क्या रहेगी बेटा, वहां पे वोल्ट ही रहेगी। क्लियर हो गया सबको।